यस हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे, आपके घर पर सब अच्छे होंगे। मैं कुश कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का आप ही के इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है IQ अड्डा एंड इजी लर्निंग। आज मैं हिस्ट्री MCQ टेस्ट सीरीज का पार्ट 8 लेकर आया हूं, 8वां हिस्सा लेकर आया हूं। पिछले मैंने 7 क्लास में MCQ टेस्ट सीरीज हिस्ट्री के चलाते जा रहा हूं। ये टेस्ट सीरीज जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे वो रेलवे के हो, SSC के हो, TGT, PGT, नेट, स्टेट टेट, इवन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर और सिलेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आता रहता हूं। उसका आज ये 8वां पार्ट है। तो चलिए आज मैं स्टार्ट करता हूं। स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं बोलना चाहता हूं, ये न्यू चैनल है, इसको आगे बढ़ाने में आप लोगों का बहुत समर्थन का जरूरत है। तो याद से वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पर जाकर के IQ अड्डा सर्च करिएगा। ये येलो वाला आइकन देखकर ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर इसके नोटिफिकेशन ऑन कर दे, ताकि जब भी मैं वीडियोस क्लासेस लूं तो आपके पास नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे। और एक और बात याद रखिए, यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब याद से करिए, क्योंकि ये मेहनत आप लोगों के लिए ही है। भले ही गवर्नमेंट अभी वैकेंसीज नहीं निकाल रही, लेकिन जब भी निकालेगी तो आपका रिवीजन हुआ रहेगा, तो आप एग्जाम अच्छी तरह से दे पाएंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन होगा क्वेश्चन नंबर 71 से, क्योंकि पहले 7 क्लासेस में मैंने 70 क्वेश्चन 10-10 करके डील कराता गया था। तो आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है हर्षवर्धन पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए। एक मिनट में ये बताता हूं, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में देता हूं ताकि इसे कोई भी देख सकता है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है हर्षवर्धन पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी हमें कहां से मिलती है। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है बांसखेड़ा अभिलेख, दूसरा ऑप्शन है हाथी गुफा अभिलेख, तीसरा ऑप्शन है एहोल अभिलेख, चौथा इनमें से कोई नहीं। यदि आपने पढ़ा होगा हर्ष पुलकेशिन युद्ध और संघर्ष के बारे में, हर्ष के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। चलिए एलिमिनेट करते हैं। तो सबसे पहले एलिमिनेट करेंगे ऑप्शन डी, क्योंकि ये होगा नहीं। दूसरा एलिमिनेट करेंगे ऑप्शन ए, ये भी होगा नहीं। आपके पास 2 ऑप्शन है, हाथी गुफा और एहोल। देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एहोल अभिलेख। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए मैं हर्ष से संबंधित कुछ थोड़ी सी बात बताता हूं। हर्ष का टाइम पीरियड था 606 से 647 ईस्वी तक। याद रखिएगा 606 से 647 ईस्वी तक। ये वर्धन वंश से संबंधित है। हर्षवर्धन वर्धन वंश से संबंधित है। इसे पुष्यभूति वंश भी कहते हैं। अब बात आता है कि उसका और पुलकेशिन द्वितीय के बीच संघर्ष कब चला था। जब ये 606 में अपनी गद्दी पर बैठता है तो उस समय से ही संघर्ष शुरू हो जाता है। लगभग 612 ईस्वी तक संघर्ष चलता रहता है और वहां जाकर समाप्त होता है इन दोनों के बीच संघर्ष। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 कहता है 72 कहता है शेर शाह द्वारा निर्मित सड़क व सराय अफगान साम्राज्य की धमनियां थी, यह किसने कहा था। बहुत अच्छे वाक्य हैं ये। मतलब बोला शेर शाह द्वारा निर्मित सड़क और सराय अफगान साम्राज्य की धमनियां थी, मतलब अफगानों के लिए एक नस था वो। यदि ये नहीं रहते तो ये लोग व्यापार नहीं कर पाते, है ना। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है मोरलैंड, दूसरा ऑप्शन है परमात्मा शरण, तीसरा ऑप्शन है अब्बास खां सरवानी और तीसरा है चौथा है KR कानूनगो। तो इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर होगा KR कानूनगो। याद रखिएगा, आप पढ़िएगा जरूर। ये प्रीवियस ईयर से मैंने क्वेश्चन लिया है, UGC नेट का और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का ये क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। ठीक है, देखिए शेर शाह के बारे में बताता हूं। मुगल पीरियड स्टैब्लिश हो चुका था बाबर के द्वारा 1526 ईस्वी में, वो चलता रहा। बाबर का बेटा हुआ हुमायूं जैसे ही शासन में आता है 1530 में, तो वहां से लेकर के 8-9 साल ठीक चला। लेकिन उसी समय शेर शाह सूरी का एंट्री होता है चौसा के युद्ध में 1539 में। याद रखिएगा चौसा का युद्ध होता है हुमायूं और शेर शाह के बीच में। उस समय शेर शाह भी जीत जाता है तो हुमायूं भाग जाता है वहां से। उसके बाद ठीक अगले वर्ष 1540 में बिलग्राम का युद्ध होता है, जिसमें निर्णायक युद्ध होता है। शेर शाह जीतता है, हुमायूं मारा जाता है और 1540 में शेर शाह सूरी ने सूरी वंश की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे कंटेंट में बता दिए। ठीक है, एक क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन बना सकते हैं आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है 73 कहता है वृहदर्थ अंतिम मौर्य शासक की हत्या कर किसने सुंग वंश की स्थापना 184 ईसा पूर्व में की थी। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर का है। वृहदर्थ अंतिम मौर्य शासक था। पहला क्वेश्चन यही बन गया कि अंतिम मौर्य शासक कौन था, तो वृहदर्थ था। अब उसको किसने मारा था, सुंग वंश का शासक ने मारा था। कब मारा था, तो 184 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, मतलब इसका आंसर क्या होगा। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन दिया था अग्निमित्र, दूसरा है पुष्यमित्र, तीसरा है वसुमित्र, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर होगा पुष्यमित्र। याद रखिएगा पुष्यमित्र ने ही सुंग वंश की स्थापना की थी। अच्छा, ये पुष्यमित्र किस वंश से था, तो सुंग वंश से ही था।
एक और बात मैं बताता हूं, सुंग काल में भागवत धर्म का उदय और विकास हुआ था। मतलब इसी सुंग वंश में ही, इसी सुंग काल समकालीन ही भागवत धर्म का उदय और विकास होता। अब सवाल होता है भागवत धर्म किससे संबंधित? तो श्री कृष्ण से, जो उत्तर भारत में फैल रहा था। और उसके बाद धार्मिक आंदोलन आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि दक्षिण भारत में शैव धर्म मतलब शिव की उपासना करने वालों का फैल रहा, विकास और उदय हो रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 कहता है, मौर्यकालीन प्रमुख अधिकारियों में राजू किसे कहते थे? राजू कौन होते थे? मौर्य काल में जो अधिकारी होते थे उसमें राजू किसे कहते थे? आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कहता है गुप्तचर विभाग का प्रधान, दूसरा ऑप्शन है योग अधिकारियों का समूह, तीसरा ऑप्शन है साम्राज्य में न्याय व राजस्व का अधिकारी, चौथा और अंतिम ऑप्शन कहता है कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी। इसका आंसर क्या होगा? देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मतलब तीसरा, साम्राज्य में न्याय व राजस्व अधिकारी को राजू कहते थे। याद रखिएगा, इसे राजू कहते थे। चलिए, पहला जो है गुप्तचर विभाग का प्रधान किसे कहते थे? चलिए बताता हूं, इसे महामत्स्य सर्प कहा जाता था। जो गुप्तचर विभाग के प्रधान होते थे उसे महामत्स्य सर्प कहा जाता था। अब एक और है, बी मैं नहीं बताऊंगा, उसे आप बताइएगा, आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। डी में कर निर्धारण का जो सर्वोच्च अधिकारी उसे क्या कहा जाता था? समाहर्ता कहा जाता था। याद रखिएगा, समाहर्ता कहा जाता था। अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये टेस्ट सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, मैं हिंदी पढ़ के जाता हूं, आप इंग्लिश में जरूर देखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है, गीता के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति के 3 मार्ग में से निम्न कौन नहीं है? याद रखिएगा, यहां नहीं पूछा है। ये क्वेश्चन लोग नहीं पढ़ते हैं, पॉजिटिव में क्वेश्चन पढ़ के चल जाते हैं और आंसर मार देते, गलत हो जाता है। ये नहीं वर्ड याद रखिएगा, कान खड़ा करके, दिमाग तो तेज कर, प्रेजेंस ऑफ माइंड एक्टिव करके। आपके पास 4 ऑप्शन है, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, मोह मार्ग। क्वेश्चन है, गीता के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति के 3 मार्ग में से कौन नहीं है? ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, मोह मार्ग। इसका ऑप्शन क्या होगा? सीधा सीधा आंसर है इसका, एकदम सीधा है, ऑप्शन डी, मोह मार्ग। ये मोह के बारे में कहीं कुछ नहीं चर्चा किया गया है, तो ऑप्शन डी नहीं होगा। तो 3 मार्ग कौन कौन से हैं? ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 कहता है, शिव का नाम महादेव हमें किस वेद से प्राप्त होता है? मतलब शिव भगवान है, उनका नाम महादेव किस वेद में उसकी चर्चा की गई है? आपके पास 4 ऑप्शन है, अर्थवेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। क्या होगा इसका आंसर? इसका भी सीधा सीधा आंसर है अर्थवेद, ऑप्शन ए, अर्थवेद। ठीक है, अर्थवेद में ही शिव को महादेव कहा गया है। मैं आंसर फटाफट बताया तो कम टाइम में ज्यादा कंटेंट देने का होता है, इसलिए आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को सही करने का कोशिश करिएगा और देखिए कितने सही होते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूले यदि आप नए हैं तो। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 77 कहता है, क्या उत्तर वैदिक काल में लोग लोहे से परिचित थे? सवाल है आपके पास, क्या पोस्ट वैदिक पीरियड में लोग आयरन से रूबरू थे, जानते थे आयरन के बारे में? तो आपके पास ऑप्शन है, पहला कहता है हाँ, दूसरा कहता है ना, तीसरा कहता है अभी तक पता नहीं, चौथा कहता है कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। मतलब इस पर खोज चल रही, रिसर्च चल रही। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, इसका आंसर होगा हाँ। ये भी सीधा सीधा आंसर है, इस पर ज्यादा तामझाम करने का जरूरत नहीं है। न कहां होगा? वैदिक पीरियड में होगा। यदि उत्तर वैदिक पीरियड आता है तो उसमें हाँ होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 कहता है, हड़प्पा काल से प्राप्त एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है, संभवतः या डैश की प्रतिमा है। मतलब एक मूर्ति है, कांस्य की मूर्ति थी, ठीक है, उसमें दिखाया गया उसके नाभि से पेड़ निकल रहे, तो वो मूर्ति किसका प्रतीक है ना? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कहता है गंगा देवी की, दूसरा ऑप्शन है मातृ देवी की, तीसरा ऑप्शन है पृथ्वी देवी की, चौथा ऑप्शन है पता नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, आपने पढ़ा होगा, ठीक से पढ़ा होगा, इंडस सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता जिसे कहते हैं, जो 2500 से 1750 के बीच में चला था ईसापुर में। ठीक है, तो इसका क्या होगा? तो देखिए, एलिमिनेट करते हैं तो सबसे पहली बात ऑप्शन डी नहीं होगा। अब मैं ऑप्शन छोड़ देता हूं, चलिए मैं बता ही देता हूं। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, सीधा सीधा सवाल है, ऑप्शन सी होगा। अब याद रखिएगा, लोग गलत कहां करते हैं। गंगा देवी और मातृ देवी की उपासना वो लोग करते जरूर थे, नदियों को पूजते थे, धरती को पूजते थे, प्रकृति को पूजते थे। मातृभूमि खेती किया करते, नगरीय व्यवस्था थी लेकिन खेती भी किया करते थे। ठीक है, जौ, गेहूं, बाजरा ये सारे उगाया करते थे, लेकिन पृथ्वी देवी की पूजा खास करके किया जाता था। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन
पब्लिक सर्विस कमीशन का फेवरेट क्वेश्चन, इवन इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 79 कहता है, 79 कहता है, कहां से प्राप्त कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति सिंधु कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है? कहां से प्राप्त हुई थी ये? ठीक है, ये जो मूर्ति थी कहां से प्राप्त हुई थी? तो आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कहता है हड़प्पा, दूसरा ऑप्शन कहता है मोहनजोदड़ो, तीसरा ऑप्शन कहता है लोथल, चौथा ऑप्शन है कालीबंगा। इसका क्या होगा? ये भी सीधा सीधा मैंने सीधा सीधा क्वेश्चन उठाया है ताकि आसान हो, कम समय पर ज्यादा कंटेंट आपको मैं दे पाऊं। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। याद रखिएगा, गलत मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। अब बताइए, एक सवाल करता हूं, मोहनजोदड़ो से खास चीज क्या मिला था जिसे विशाल कहा गया है? चलिए मैं बताता हूँ, इसे विशाल स्नानागार जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता। ठीक है, उसकी साइज भी दिया गया, कितना हाइट है, कितना विड्थ है, कितना ब्रीथ है, उसका सब कुछ दिया हुआ है। डिटेल में जाकर आराम से पढ़िएगा, नोट्स जो भी है आपके पास पढ़िएगा, अच्छे नोट्स पढ़िएगा। बस यहाँ टेस्ट सीरीज लगाते जाइएगा, समय पड़ा तो मैं नोट्स भी क्लियर करते जाऊंगा, पढ़ाता जाऊंगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 कहता है, नवनंद किसे कहा जाता है? मैंने पहले ही बता दिया, कोई बात नहीं। नवनंद किसे कहा जाता है? ऐसे ही गलत कर कुश कुमार, तू कुश ऐसे ही गलत कर। चलिए अगला क्वेश्चन है, नवनंद किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न को, दूसरा ऑप्शन है नंद वंश के राजाओं को, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, चौथा ऑप्शन है ना ए ना बी। इसका आंसर क्या होगा? देखिए एलिमिनेट सीधा करिएगा, सी और डी नहीं हो रहा यदि आप पढ़े होंगे तो। ठीक है, आपके पास दो ऑप्शन है, चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न और नंद वंश के राजाओं को। देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी दूसरा, नंद वंश के राजाओं को। क्यों कहा गया था नंद वंश? देखिए याद रखिएगा, नंद वंश में क्यों कहा गया कि नंद वंश में कुल 9 राजा हुए थे, इसलिए उन्हें नवनंद कहा गया है। अच्छा, 9 राजाओं में से जैसे कि उग्रसेन थे, है ना, पांडुक थे, पांडुगति थे, भूतपाल थे, राष्ट्रपाल थे, है ना, 10 सिद्धांक थे, घनानंद थे। घनानंद तो अंतिम थे नंदवंश के, जिसको ने चाणक्य ने कूटनीति करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त के द्वारा करवाया था। ठीक है, तो ऐसे ही 9 शासक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन कहता है, ओके आज भी मैंने इतना ही टाइप किया, कोई बात नहीं, आगे फिर मैं सेशन लेके आऊंगा, धीरे धीरे करके लगाता रहूंगा टेस्ट सीरीज। आप लोग टेस्ट सीरीज देते रहिए, मार्क्स चेक करिए कैसे हो रहा है। अभी बिहार में स्टेट का एग्जाम होने वाला है 9 से 21 तारीख तक, ध्यान से देखिएगा। सिलेबस यही है, सिलेबस 12th से लेकर के बेसिकली 9 से ग्रेजुएट लेवल काउंट होता है, क्योंकि 9 से वर्ल्ड हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी इंक्लूड होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसलिए स्टेट है, ग्रेजुएट लेवल का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 9 से ही स्टार्ट कर दीजिएगा पढ़ना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूट्यूब पर जाकर के IQ अड्डा सर्च करिएगा, ये लोगो देखकर ही सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर उसका नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिए, स्वच्छ रहिए, सुरक्षित रहिए, बड़ों से आशीर्वाद लेते रहिए, छोटों को प्यार देते रहिए। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं हम लोग। धन्यवाद, जय हिंद।